वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे कलमबंदी स्वच्छंद नहीं। हे कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, ससंदर्भ समझाइए। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी। वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। जब देश में अंग्रेजों का शासन था। नेक्स्ट लाइन, अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। नेक्स्ट लाइन, उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। नेक्स्ट लाइन, ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। नेक्स्ट लाइन, उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है। मेरे लिखने पर पाबंदी है। नेक्स्ट लाइन, मैं चाहूं तो भी कुछ खुलकर नहीं लिख सकती। मैं चाहूं तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। कितनी अजीब बात थी उस समय, है ना। वो अंग्रेज जो बाहर से आए हुए, उन्होंने इस देश पर इस प्रकार कब्जा किया कि उनके अन्याय के विरुद्ध, जो हमारे देश के, जो इस मिट्टी से जुड़े हुए ऐसे लोगों को के साथ अन्याय कर भी हम उनका अगर कुछ नहीं कह सकते, तो जरा सोचिए कैसी दुर्दशा थी उस समय। और जलियांवाला बाग इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उस समय जिस तरह अंग्रेज हम पर राज करते थे और उसके विरुद्ध कुछ भी हम कुछ लिखते थे या कुछ बोलते थे, तो हमें उसके कारण जो हमें इस देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस देश के लोग किस तरह से उनके खिलाफ लड़ाई की, जिस तरह से हमें बांधा गया था। सच कहूं तो आज उसी का ही परिणाम है कि हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं वो उनके ना होने के बावजूद भी आज हम उनके गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमने उन लोगों को हमेशा सत्ता पे बिठाए रखा कि यहाँ पे भारतीय राज करे, परंतु वैचारिक तौर पे जो गुलामी है वो आज भी कायम रहे। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अभी कल ही एक घोषणा हुई थी कि अमर जवान ज्योति वहाँ जो सालों पहले जलाई गई थी, वो जो नया बनाया गया है, जहाँ पे मशाल जहाँ पे जलाई जाती है, और वो पुराने और नए दोनों को उसमें मर्ज किया गया है। मर्ज का मतलब ज्वाइंट किया गया है।
जो पहले जवानों पे चलती थी वो वास्तव में अंग्रेजों के लिए जो लड़ाई करके जो मरे थे। और वहाँ पे अगर ध्यान हो तो इंडिया गेट वो भी अंग्रेजों के गुलामी का ही एक निशानी थी, है ना। और ये जो मारे गए थे ये सब अंग्रेजों के लिए जो भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में जो मारे गए थे उनके याद में इनकी अमर ज्योति जलाई गई थी। परंतु जो मौजूदा सरकार है उन्होंने इस बारे में, चलो इनका विचार तो बहुत पहले से था, परंतु इन्होंने निर्णय लेने के साथ साथ इन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि हमारे देश के जो देश के लिए जान दे, जो देश के लिए अपना बलिदान दे, ऐसे वीर पुरुषों के याद में अमर ज्योति जलानी चाहिए, है ना। और इसलिए उन्होंने एक पूरा म्यूजियम उनके याद में बनाया गया है, वीर पुरुषों के लिए। बिना पक्षपात के, ये नहीं देखते कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, नहीं, वो जितने भी सेना थे वो सभी भारतीय सेना थे और सभी का नाम लिखा है। अगर फिर भी अगर आपको शंका हो तो एक बार दिल्ली में इस म्यूजियम का एक बार जाके आप देख सकते हैं। परंतु आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के विचारों की गुलामी करके इन सब का विरोध कर रहे हैं और इस तरह मिसगाइड कर रहे हैं कि इन्होंने जो किया, नरेंद्र मोदी ने जो किया, वो माफ करना, जो हमारी मौजूदा सरकार है उन्होंने जो निर्णय लिया वो जो पुराने लोग थे उन सब का, जिनके याद में जो अमर ज्योति जलाई गई थी, वो उन पुराने वाले को बुझा दिया, है ना। अमर ज्योति जलाई गई, जो जलती रही थी उसे बुझा दिया वहां पर, मतलब उसका अपमान हुआ। परंतु इसका पूरी तरह से सच्चाई उन्होंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनमें लालच और कई तरह के पक्षपात और भेदभाव इस देश के प्रति उनके एजेंडा चलानी थी। इसलिए आज भी आपसे कहता हूं कि इसमें राजनीति को दूर करके अगर देश हित के बारे में विचार करें, है ना, अमर जवान की जो ज्योति है, तो उनकी सच्चाई को जानकर ही इस आज की जो घटना घटी उन सब का एक बार विश्लेषण करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में हमारे देश के जो जवान हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और जो देश के लिए लड़े उनकी क्या इम्पोर्टेंस है ना। ये गुलामी नहीं, गुलामी से आज़ादी पाने के लिए लड़ते रहे हैं और आज की जो मौजूदा सरकार है वो भी इन सब का सहयोग दे रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं दी। तो जरा सोचिए, अगर इतने वर्षों तक आज़ादी से लेकर अभी तक इस तरह की सोच रखी गई थी, 2014 तक कह सकते हैं आप, है ना, सरकार आने से पहले, जो इस बारे में अभी तक इस विषय में विचार भी नहीं की, जो 70 साल तक अगर इसी तरह से चलता रहा तो ज़रा सोचिए हमारी आज की पीढ़ी क्यों इतनी बर्बाद हो रही है, क्यों गलत राह पे जा रही है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं ये है। इसलिए आज भी कुछ भी आप लोग जागरूक रहे और आने वाली पीढ़ी को भी इन सब के लिए प्रोत्साहन करें कि वास्तव में आप जो है वो देश के धरोहर है ना। आप चाहे सिपाही में जाओ या ना जाओ, लेकिन अपने आम जीवन में भी इसका ज़रूरत पड़ने पर कुछ योगदान दे या इसका सहयोग दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए।
उत्तर लिखिए। वसंत ऋतु चारों तरफ, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु, सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है, मानी जाती है। नेक्स्ट लाइन, सुंदर कौमा सुगंधित, सुंदर कौमा सुगंधित। सुगंधित और रंग रंग के फूल, और रंग रंग, रंग बोलते ना कलर, रंग रंग के फूल कौमा भंवरों का गुंजन, भंवरों का गुंजन। आपने इसमें शब्दार्थ में देखे होंगे भंवर, भंवरे है ना, तो भंवरों का गुंजन, गुंजन में छोटी ऊ आएगी, कौमा रंग बिरंगी उड़ती तितलियां, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा, और सुहावनी, सुहावनी सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं, इस ऋतु की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट लाइन, परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है, परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। नेक्स्ट लाइन, वीरों का वसंत वह है, वीरों का वसंत वह है, कौमा जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए, जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है, संघर्ष, स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। नेक्स्ट लाइन, वीरों का वसंत वह है, वीरों का वसंत वह है, कौमा जिसमें अन्याय और अधर्म का, जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए, नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते, शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। शूरवीर में शब्द में बड़ी ऊ आएगी, और वीर, शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। अब व्याकरण आधारित प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, विरोधी शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है प्राची, प्राची उसमें दिया है आपकी कविता में पहला शब्द है प्राची, और उसका विरोधी अर्थ, उसका विरोधी अर्थ है प्रतीची,
प्राची का विरोधी है प्रतीची। प्राची का विरोधी अर्थ है प्रतीची। सेकंड है अतीत। अतीत का विरोधी है वर्तमान। वर्तमान काल आपने सुना तो उसका वर्तमान। थर्ड है वसंत। वसंत का है ऑपोजिट पतझड़। पतझड़। चौथा है चौथा है अभिमान। अभिमान का है निराभिमान या स्वाभिमान है। निराभिमान सॉरी, स्वाभिमान भी नहीं, निराभिमान। जिसे अभिमान न हो, जिसे हम कहते घमंड हो, है ना। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 2 में जो पर्यायवाची शब्द है वो आपके शब्दार्थ से कुछ कुछ मिलते जुलते, ठीक है। तो पहला इसमें प्राची का मतलब है पूर्व दिशा, जो उसमें दिया है। उदधि, उदधि का समुद्र। दिग, दिगंत, है ना, उसका अर्थ है दिशा। नहीं, दिग का मतलब है दिशा। दिग, दिशा। दिग का अर्थ है दिशा। अगला है मधु। मधु मतलब भंवरा, दिया हुआ है शब्दार्थ में। वसुधा यानी पृथ्वी या धरा। अतीत का भूतकाल। विधान का पद्धति। विधान का है पद्धति। ओके। मरु, रेगिस्तान। मरु का है, जैसे बोलते हैं ना मरुस्थल, मरुस्थल, है ना, मरु। रेगिस्तान। अगला मौन, चुप्पी। मौन का अर्थ है चुप्पी, ऊ छोटी आएगी और पी में बड़ी ई, चुप्पी। 10वां है स्मृति। स्मृति और स्मरण, याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग पहचान कर लिखिए। पहला है प्राकृत। पहला है प्राकृत का अर्थ है, और इसका उपसर्ग है प्रा। दूसरा है
दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में क्या आएगा? दुह, दुह। दुर्भाग्य में क्या आएगा? दुह। तीसरा है अनंत, अंत, अनंत का है अंत, जिसका कोई अंत ना हो। चौथा है पुरस्कृत, पुरस्कृत यानी पूरक, पुरस्कृत का पूरक। प्रश्न 4, प्रत्यय पहचान कर लिखिए, जैसे उपसर्ग वैसे प्रत्यय। तो पहला है शौर्य, शौर्य, शौर्य का क्या है? अ, शौर्य का है अ। दूसरा है चुप्पी, चुप्पी में क्या है? चुप प्लस ई, ई। तीसरा है प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, उसका उत्तर आता है इत, प्रोत्साहक प्लस इत। चौथा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पहले भी शायद करा चुका हूं, उसमें ईक आता है लास्ट में, ईक। 5 है कृतज्ञता, कृतज्ञ, कृतज्ञता उसका आता है, अच्छा इसका स्पेलिंग लिखे, कृतज्ञता। उसका आता है ता लास्ट। और छठा है पुलकित, पुलकित, प में छोटी u और क छोटी ई, तो इसमें भी ई। 6 नंबर में भी ये आएगा पुलकित में, ठीक है? पुलकित, प्रोत्साहित, ठीक है? प्रश्न 5, ओके, भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, ठीक है? उसका पहला प्रश्न है, वीरों की शूरवीरता हम सबको, वीरों की शूरवीरता हम सबको सदैव प्रोत्साहित करती रहती है, सदैव प्रोत्साहित करती रहती है। इसका क्या आएगा भाववाचक संज्ञा? शूरवीरता, शूरवीरता। सेकंड, कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया है, शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया है। उसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगा? उत्साह। तीसरा, वीरों को अपने शौर्य पर पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कृत, वीरों को अपने शौर्य पर पुरस्कृत किया जाता है। उसमें क्या है? अपने शौर्य जो करता है ना, जो करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा में आता है, भाव में जो करते हैं ना, शौर्य। चौथा, हमारे वीरों ने दुश्मनों के घमंड को चूर चूर कर दिया, हमारे वीरों ने दुश्मनों के घमंड को चूर चूर कर दिया। इसमें बड़ी हुआ आएगी, चूर में बड़ी हुआ आएगी, ठीक है? जैसे चूरमा कहते हैं हम, जैसे, तो उसका अर्थ है
उसका भाववाचक संज्ञा है घमंड। अब आते विशेषण पहचान कर लिखिए। विशेषण पहचान कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वसुधा के अंग अंग पुलकित हो उठते हैं। वसुधा के अंग अंग पुलकित हो उठते हैं, उसमें विशेषण क्या आएगा? अंग अंग। दूसरा, उनकी कलम पर पाबंदी लगी है। उनकी कलम पर पाबंदी लगी है, वह स्वच्छंद नहीं है। वह स्वच्छंद नहीं है। वह स्वच्छंद नहीं है। इसमें क्या आएगा? स्वच्छंद। स्वच्छंद स्वच्छंद है आपका इसमें विशेषण। तीसरा है, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वीरों का वसंत कैसा होता है? वीरों का वसंत कैसा होता है? इसमें आएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसमें विशेषण है, ऐतिहासिक में अंडरलाइन कीजिए। चौथा, उनकी ज्वलंत स्मृतियां हमारे हृदय में रोमांच खड़ा कर देती है। इसमें विशेषण क्या है? ज्वलंत। इसका विशेषण है ज्वलंत। ओके, तो इसमें टेक्स्ट बुक में जो दिया है योग्यता विस्तार में कि विद्यार्थी प्रवृत्ति के शहीदों की सूची एवं उनके कार्यों का संकलन कीजिए। एक बार करके देखिए, आपको आइडिया होगा कि हमारे जो शहीद हैं, कितने भी शहीद, उनके बारे में हम जाने। जो वीर सिपाही रहे हैं हमारे देश के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बार इनकी पर सूची तैयार करें। वैसे सूची तो अपने, जैसे मैंने कहा कि अमर जवान की जो ज्योति स्मारक है, वहाँ पे मौजूदा सरकार ने वहाँ पे उनका भी नाम लिखा हुआ था, जो पहले की उसमें लिखा हुआ नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें गौर कीजिएगा एक बार। तो कभी उस तरफ जाए तो, या फिर अगर चाहे तो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, तस्वीर इसका पूरा लगा हुआ होगा, तो वो एक बार देखिएगा। ये तो ठीक है। तो शहीद और देशभक्ति के गीतों का संकलन है। तो देशभक्ति के कई सारे गीत है, तो वो भी आप सुनेंगे। तो आप भी सुनते होंगे कभी 26 जनवरी 15 अगस्त में, तो वीर सपूतों की याद में हम करते हैं। लेकिन देशभक्ति हमारे सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक ही सीमित नहीं होकर, हमारे लिए 365 दिन अगर देश के लिए कुछ करें ना, तो तभी हमें वास्तविक तौर पे या प्राकृतिक तौर पे हमें मुक्ति मिलेगी। कई लोग मुक्ति के लिए अब गंगा घाट जाना या फिर ऐसी जगह जाना जहाँ पे बताते हैं कि यहाँ जाओगे तो यहाँ मुक्ति मिलेगी, यहाँ मिलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में इंसान तभी जाता है जब अपने मरने से पहले अपने देश के लिए या उनके लिए जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म दिया, उस मिट्टी का अगर ऋण भी चुका देना, तो वास्तविक तौर पे इंसान को मुक्ति मिल सकती है या मिल जाएगी। ये प्रैक्टिकल रीज़न है कि इंसान को मुक्ति इस तरह से
मिल सकती है। ये प्रैक्टिकल करके देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जितने भी वीर जवान शहीद हुए देश के लिए, वो वास्तविक तौर पे मुक्ति, उन्हें सही मायने में मुक्ति मिली। और शेरशाह में भी देखा होगा कि दुश्मनों के विरुद्ध लड़ने के चक्कर में जिन लोगों ने अपना प्राण गंवाया था, उसमें थे शेरशाह भी। तो उन्होंने जब प्राण गंवाए तो उनकी भी याद में जो कुछ भी किए से आज भी सब इस पे एक फिल्म बनी हुई है। अब इसे समझना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो कल हम कोई दूसरी नेक्स्ट चैप्टर हम अगली बार हम करेंगे, ठीक है। तो इस पे विचार करें और इसका अभ्यास करते रहे। थैंक यू।